Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about KVPY 2019 क्वेश्चन पेपर. ठीक है, हम उसके अंदर जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे. आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में आते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 एंड बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन. सभी क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क एंड अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 1/4 डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब कि 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे. उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है उस सेकंड पोर्शन में फिर से इन 4 सब्जेक्ट्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं. वो सभी 2 मार्क्स के होते हैं और रॉन्ग होने पर फिर से 1/4 मीन्स 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के हम 15 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे 1 मार्क्स के होंगे. इजी क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा हमारे पास कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन की. ठीक है, तो जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे हम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप ध्यान रख सकते हो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं. जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है. अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं. ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन वाले केस में 1 सिग्मा है ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई, पाई को कंसीडर नहीं करना हमने, एक ये लोन पेयर, मतलब टोटल 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर. टोटल कितने हो गए 3, और 3 का मतलब क्या होगा, 3 क्या शो कर रहे हैं कि 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट S1 हो गया और P के 2 ऑर्बिटल हो गए. तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई यहां से sp2. इसी तरीके से कार्बन की फाइंड आउट करेंगे. कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिंपल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और सेकंड ये सिग्मा बॉन्ड. तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 2 का मतलब 1 ऑर्बिटल S से और 1 ऑर्बिटल P से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बना रहा है, पाई को कंसीडर नहीं करना हमें, 1 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने बेटा यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 मतलब 3. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की. हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स गिवन है और हमें पूछा गया है कि ये दोनों कंपाउंड आपस में कौन सा आइसोमर शो करते हैं. ठीक है, तो आइसोमर की बात कर रहा है, दोनों में बिल्कुल 7 कार्बन एटम ही है. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 कार्बन एटम्स है. हाइड्रोजन भी बिल्कुल सेम ही है दोनों में. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में अगर मैं इसको ऐसे सिंपली ओपन करके लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है. क्लियर है. जो दूसरा कंपाउंड है उसमें भी 7 कार्बन ही है. ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में डबल बॉन्ड है और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड. बाकी हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर ही सकते हैं इजीली. तो जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है जबकि यहां पर डबल बॉन्ड है. तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस और एल्कीन्स में कौन सा रिलेशन होता है, फंक्शनल ग्रुप. दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, फंक्शनल आइसोमर्स. है ना, आइसोमर्स क्या होते हैं जिसमें फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टी या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम था, दोनों का फॉर्मूला क्या है C7. ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड है H2. ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, दैट इज फंक्शनल आइसोमर. क्लियर है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान से देखो. अब हमारे पास हलाइड गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और उस हलाइड के अंदर इन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई की हुई है. ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल ओपन करके, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल. ठीक है, बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो मैं सिंपल बेंजीन रिंग बनाई, फिर CH Br
फिर CH2Br, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमने लगानी है इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH। अब आपको बता दूं कि जो एल्कोहलिक KOH है एलिमिनेटिंग एजेंट है। एल्कोहलिक KOH में एल्कोक्साइड आयन होता है, ठीक है, जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, और ये बेस क्या करेगा बेटा, H पॉजिटिव को रिमूव करवा देगा, ठीक है, क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिमूव करवा देगा। जैसे कि ये हमारे पास हेलोजन है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर इसने अटैक करना चाहिए था, बट क्या हुआ यहां से कि ये इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से वो इस कार्बन पे अटैक ना करके किसको बाहर निकाल देगा, H को निकाल देगा, ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप आएगी हमारे पास, वो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। भी जैसे यहां से H रिमूव होगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, H पॉजिटिव जाते ही नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। अब वो नेगेटिव कार्बन की टेंडेंसी नहीं है इस नेगेटिव चार्ज को टॉलरेट करने की, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों के बीच में आ जाएगा। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, उसको बैलेंस करने के लिए ये ब्रोमाइड आयन तुरंत यहां से बाहर हो जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है कि जब हमने नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमने क्या अप्लाई करनी है, अमाइड लगाना है हमें, ठीक है। अब ये जो अमाइड है, हम सबको पता है कि जो अमोनिया होता है NH3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये उससे भी पहले तो लोन पेयर था, अब एक H पॉजिटिव गया और साथ में नेगेटिव चार्ज, तो इसने इसको क्या बना दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, और ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस को निकालने की। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस को यहां से ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहां पर आएगा, और यहां से कौन बाहर हो जाएगा, ब्रोमीन, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों एलिमिनेटिंग एजेंट है, बट जो एल्कोहलिक KOH है वो सिर्फ एल्कीन बना सकता है। एल्काइन बनाने के लिए मतलब कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोज कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कौन होगा बेटा, सोडामाइड यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, साथ में हमारे पास हलाइड्स हो, तो वहां पर हमेशा क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर हमें क्या IUPAC नेम लिखना है इसका, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक से ज्यादा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास एक उन दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब हाइड्रोक्सी और इस कार्बोनिल ग्रुप में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कार्बोनिल की, तो हम इसको मेन मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एज ए प्रीफिक्स, तो इसको तो नंबर देंगे 1। अब बात ये है कि हम क्लॉकवाइज जाएं कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो क्या बन चुका है बेटा, प्रीफिक्स, अब हमें इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये प्राइमरी सफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स में किसको प्रायोरिटी दूंगा, प्राइमरी सफिक्स को, मतलब डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो सबसे पहले कौन आते हैं, प्रीफिक्स आते हैं, और पोजीशन कौन सी पे है, 5 पे, तो 5 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन की रिंग है, तो क्या लिखूंगा इसको, साइक्लोहेक्सीन, और इन है, इन का एड्रेस क्या हो जाएगा 2, साइक्लोहेक्स 2 और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है बेटा, ऑन, कीटोन के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो सबसे पहले की भी वाटर गैस होती क्या है, ठीक है, जो वाटर गैस है हमारे पास वो क्या होती है, तो कहता है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले की जो वाटर गैस है हमारे पास, हम वाटर गैस किसको बोलते हैं, H2O वेपर को नहीं बोलते हैं। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फिर से फ्यूल की तरह काम करती है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ। कार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब CO बनता है, ठीक है। तो ये होगी वाटर गैस। जब हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फिर से हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
और क्या बन जाता है, CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हमने वाटर गैस को शिफ्ट कर दिया, उस CO को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ स्टीम। तो स्टीम ये हो गई, तो स्टीम की रिएक्शन किससे होगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करवानी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रीटमेंट विद लाइम कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। कि अगर वाटर हमारे पास हार्ड है, ठीक है, और हमें उसकी हार्डनेस हम रिमूव कर सकते हैं लाइम की हेल्प से। तो पूछ रहा है कि जो वाटर की हार्डनेस है वो हार्डनेस किसकी वजह से होगी। अब जो हम लाइम का यूज करते हैं, ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, काल्गन्स मेथड। काल्गन मेथड, ठीक है, काल्गन मतलब कैल्शियम गॉन, कैल्शियम चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हार्डनेस होती है वो हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। ठीक है, बाइकार्बोनेट की वजह से, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, लाइम वाटर से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये तो होता है सोल्यूबल फॉर्म में, जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बना लेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट बना लेगा। मतलब कि जितने भी कैल्शियम के आयंस थे वो सब के सब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में हो जाएंगे, और जो वाटर होगा वो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि जब भी बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है, या तो हम उसको हीट करते हैं या फिर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं लाइम वाटर के साथ, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, काल्गन्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मोस्ट पोलराइजेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। कि हमारे पास ये आयन्स हैं, फ्लोराइड, आयोडाइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आयन सबसे इजीली पोलराइज हो जाएगा, कौन सा आयन सबसे इजीली पोलराइज। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पोलराइज का मतलब, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या मतलब होता है, डिस्टोर्शन, कि किसी भी नेगेटिव आयन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन डिस्टोर्ट कर देता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। कुछ आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास कोई आयन था, नेगेटिव आयन, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जैसे ही कोई पॉजिटिव आयन आया, वो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा इसके ऊपर चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो डिक्रीज हो गया, डिस्टोर्ट हो गया, वो बगल वाले आयन के पास चला गया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्टोर्शन। अब इस नेगेटिव आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरे के पास क्यों जाएगा, कि भाई ये हो सकता है ना कि ये इस X नेगेटिव आयन ने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर इतना होल्ड ही नहीं था। होल्ड नहीं होने का मतलब क्या होगा कि साइज बहुत बड़ा था, साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो सिंपली हमने बस ये देखना है कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा, और पोलराइजेशन हमेशा किनका होता है, नेगेटिव आयंस का। तो सोडियम को तो हटा ही देता हूं मैं, फ्लोराइड, आयोडाइड और क्लोराइड, इनमें से सबसे लार्ज साइज किसका हो गया, आयोडाइड का। तो इसका मतलब सबसे जल्दी पोलराइज कौन हो जाएगा, आयोडाइड आयन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी हम बेटा किसकी हेल्प से निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा बोर्स-ब्यूरी रूल। ठीक है, जब भी हमने एनर्जी निकालनी होती है तो बोर्स-ब्यूरी रूल, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन और एल। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो आप ध्यान रखना एम और एस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू से इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल एन और एल। दूसरी बात, अगर एन प्लस एल की वैल्यू बाय चांस दो के लिए सेम आ जाती है तो हम किसकी ज्यादा मानेंगे, जिनके लिए एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं हम,
ए वाले केस में n+l की वैल्यू क्या आ गई 5, सेकंड के लिए n+l की वैल्यू भी 5, सी के लिए n+l की वैल्यू 4 है ना, मैंने n और l को जोड़ रहा हूं सिंपल, और डी के लिए n और l की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो यहां से तो पता लग रहा है कि भाई हाईएस्ट तो यही हो गया, तो जो डी ऑप्शन है उसकी एनर्जी हाईएस्ट, n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बात ये आ जाए बाई चांस वो सबको अरेंज करवाता, अभी तो दोनों की वैल्यू 5 आ गई, तो अब इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू लार्ज होगी। तो n की वैल्यू किसके लिए लार्ज है भाई, a के लिए, तो ये वैल्यू इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब क्या हुआ न्यूट्रल। एम्फोटेरिक मत समझ लेना, एम्फोटेरिक तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमें न्यूट्रल पे जाना है। और न्यूट्रल ऑक्साइड गिने चुने ही है कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वाटर है। ठीक है, तो इनमें से चेक करो इनमें से कौन सा गिवन है। यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं होगा, एम्फोटेरिक होता है, एंटीमनी ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, N2O दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा N2O आ जाएगा। Na2O है ये, ठीक है, ये कौन सा हो गया Na2O सोडियम ऑक्साइड जो हाईली बेसिक होता है, बट हमें यहां पर क्या पूछा गया है नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एलिमेंट whose salt can't be detected by flame test। ठीक है, मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जिसके साल्ट फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ठीक है, जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से साल्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारे पास जो भी गिवन साल्ट है, ठीक है, तो हम ड्राई टेस्ट करते हैं जिसमें फ्लेम टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो बेटा फ्लेम टेस्ट कौन देता है, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि जैसे ही हम उनको बंसन बर्नर की फ्लेम में रखते हैं तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, अपर लेवल में जाते हैं, और फिर वो डी एक्साइट होकर के जब लोअर शेल में आते हैं तो एक एनर्जी इमिट करती हैं, और वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करने की वजह से स्पेसिफिक कलर शो करती है, जैसे कि सोडियम येलो कलर शो करता है। तो कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट फ्लेम टेस्ट नहीं देगा। अब फ्लेम टेस्ट वो नहीं देगा ना जिसका साइज छोटा होगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जो बंसन बर्नर की फ्लेम से एक्साइट नहीं होगा। तो ऐसा जनरली कौन आते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहां पर कौन आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये जो होगा ये फ्लेम टेस्ट नहीं देगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ये जो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, हमें इसकी ऑर्डर निकालनी है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी। तो सबसे पहले तो हम इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हम इसको डिकोड करते हैं, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में। आपने हमेशा क्या किया होगा, इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किए होंगे, बट यहाँ पर ग्राफ है और ग्राफ से हमें इक्वेशन बनानी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई एक्सिस की तरफ कौन हो गया, आर हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ टी हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो इसका स्लोप है वो के है। ठीक है, एक इंटरसेप्ट भी होता है, ये क्या होगा बेटा इसका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया आर नॉट हो गया ना, कोई भी इनिशियल वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, इंटरसेप्ट हो गया, हमारे पास स्लोप हो गया। अब जब आप देख रहे हो कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्लोप जो होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा इसका माइनस। क्लियर है, तो अब इससे इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इससे इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो यहां पर y कौन हो गया बेटा, y हो गया r हो गया। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। m का मतलब क्या होता है, स्लोप हो गया, वो क्या हो गया माइनस के, एक्स एक्सिस की तरफ कौन है t हो गया यहाँ पे, और जो इंटरसेप्ट है, जो इनिशियल वैल्यू है वो कौन हो गई आर नॉट। मतलब कि जो इक्वेशन बनी हमारे पास r इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। और आपको बता दूं ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कौन सी की आती है, ये होती है जीरो ऑर्डर। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा कि दैट इज ए इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें वाटर के मोल्स निकालने हैं प्रेजेंट इन ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट। हमारे पास कोई पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है जो स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब स्फेयर है तो कोई ना कोई उसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर है, और जो उसकी डेंसिटी गिवन है वो कितनी है? 1 ग्राम पर ml, या ये कह सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है, ठीक है। वाटर की फिक्स कांस्टेंट ही होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आपको बता दूं कि जो रेडियस है, ठीक है, स्फेयर है यहाँ पे, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर, रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई। अब मुझे मोल्स निकालना है तो मुझे उसका मास तो पता ही होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से जो मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब इसकी डेंसिटी कितनी थी? डेंसिटी है 1, वॉल्यूम आ गई हमारे पास 4/3 पाई, दैट इज जो मास आ गया हमारे पास, वो मास कितना से होता है? 4/3 पाई ग्राम। ये हमारे पास आ गया इसका मास। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया? 4/3 पाई ओवर मोलर मास। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू 18। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना उसके बारे में, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ? कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, ठीक है, आइडियल गैस है, इन एन आइसोलेटेड चैम्बर। तो आइसोलेटेड चैम्बर का मतलब क्या होगा? कि जो हीट है ना तो वो एंट्री कर सकते हैं, हीट कह लो या एंड मास कह लो, ठीक है। मास एंड हीट कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया हमारे पास, और फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है, ठीक है। तब कहता है कि उसके अंदर इन चारों में से कौन सी बात होगी? अब हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इज इट इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू इज heat exchange between system and surrounding, and W is the work done either on the system or by the system, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो W होगा, W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो अब ये साफ साफ कह रहा है क्लियरली कि फ्री एक्सपेंशन है। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? कि P एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो वो वर्क किसके अगेंस्ट करेगा? तो इसका मतलब जो वर्क होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। अब जो Q है, Q क्या होती है हमारे पास? अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड नाउ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ना तो हीट या सिस्टम को लीव्स कर सकती है, ना ही सिस्टम में एंट्री करेगी, मतलब Q भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू 0, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, मतलब कि इंटरनल एनर्जी में किसी भी टाइप का कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो अब आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, गलती हो गया। वर्क डन इज नेगेटिव, जबकि यहाँ पर वर्क डन कितना है? 0 है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर तो तब इंक्रीज होगा ना जब वो हीट उसके अंदर एंट्री करे, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से हीट में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो टेम्परेचर भी राइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हमने पढ़ी हुई है, तो उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो फर्स्ट कहता है कि डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व एट हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत हाई प्रेशर लेते हैं, सही बात है ये, कि जो प्रेशर लिया जाता है वो प्रेशर क्या होता है? बहुत ही लो होता है ना, अबाउट 1 mm के आसपास होता है,
ठीक है, जो 1 atm है, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है उसका भी 1000 पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रेशर बहुत ही कम होता है, वोल्टेज हाई होती है नियर अबाउट 10,000, बट इसमें क्या कह दिया कि वोल्टेज है वो लो ले रखी है। तो क्या हो गया, दोनों ही बात गलत होगी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। दूसरा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो और भी जो जितने भी हैं, वो क्या कहते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर। बट हमें पता है कि जो कैथोड रे है, उस कैथोड रे के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है, और वो कभी भी जो मटेरियल के ऊपर या फिर गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन ने मटेरियल को चेंज किया, अलग अलग मटेरियल का यूज किया, और उसके अंदर जो गैस ली थी वो गैस भी उसने चेंज की, बट उसने हमेशा यही ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रे जिन भी पार्टिकल से मिलकर बन रही है वो बिल्कुल सेम थे, उनका चार्ज बाय मास रेशियो, उनका चार्ज, उनका मास ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो वो सब हो गई। जो डी ऑप्शन है कहता है कि इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं तब जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उनसे अट्रैक्ट और रिपेल होती है, और उसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब भी अब्सेंस होगी तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है कि जो प्रोसेस अपने आप से होती है। ठीक है, जो प्रोसेस अपने आप से हो सकते हैं उनको हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का अपने आप जो पानी होता है वो वेपर्स में अपने आप कन्वर्ट होता है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए। पत्थर का या किसी सब्सटेंस का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं कहूं कि हमें उसको नीचे से ऊपर भेजना है तो अपने आप जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ना कोई हमें मशीन लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स सप्लाई वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो वही कहता है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या हुआ, तो फर्स्ट कहता है कि एंथैल्पी चेंज मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब कि एनर्जी लॉस होगी। तो ऐसे पहला माना जाता था कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हमेशा वो क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करते हैं, जबकि ये बात गलत थी। जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर अभी बताया मैंने, तो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी प्रोसेस हुई, एंडोथर्मिक हुई, दैट इज डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो बात क्या हुई, फर्स्ट जो चीज थी वो गलत हो गई। ठीक है, अब बात आती है एंट्रोपी की। जो तीनों स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली, वो एंट्रोपी को लेकर के। अब एंट्रोपी एक्चुअल में होती क्या है, एक मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, अब जो थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, नॉट ओनली सिस्टम एंड सराउंडिंग बट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, और से यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि जब भी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तब रैंडमनेस, ठीक है, कंप्लीट ऑन सिर्फ सिस्टम या सराउंडिंग की नहीं, कंप्लीट दोनों का एडिशन हो सकता है कि सिस्टम की डिक्रीज हो जाए या हो सकता है कि सराउंडिंग की डिक्रीज हो जाए, बट जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सिस्टम को भी और सराउंडिंग को भी, तब 100%, 100% क्या होगा कि जो एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो वही चीज कह रहा है कि जो एंट्रोपी होगी सिस्टम एंड सराउंडिंग की, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, वो एंट्रोपी दोनों की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। जबकि डी में क्या था, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव, मतलब कि जो रैंडमनेस है वो सिस्टम की बढ़नी चाहिए, मस्ट भी, मस्ट कंडीशन नहीं होगी। मस्ट कंडीशन तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगती है, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, मतलब कि सिस्टम की भी डिक्रीज हो सकती है, सराउंडिंग की भी डिक्रीज हो सकती है, बट जो दोनों का जो कलेक्शन है वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो ये थे बेटा हमारे पास 15 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के आते हैं। अब आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो केवीपीवाई का एग्जाम आता है वो टिपिकल आता है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हम उसको क्लियर ना कर पाए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम उनको भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जो पार्ट सेकंड है उसका।
तो कहता है कि PbO2 लेड ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमें लेड ऑक्साइड बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो लेड है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो लेड है बेटा इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आप कह सकते हो। तो अब +4 में इसको ऑक्सीडाइज करवाना है, तो मतलब क्या हुआ, हमें बहुत ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब जो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि रिएक्शन ऑफ PbO विद HCl, अगर हम PbO और HCl की रिएक्शन करवा दे तब PbO2 बन जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड प्लस बेस क्या होगा, साल्ट बनता है, तो PbO2 ऑक्साइड बनने का तो कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है वो कहता है कि रिएक्शन ऑफ लेड विद एयर एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम कंबशन करवाएंगे लेड का एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा जब हम लेड को एयर के साथ हाई टेम्परेचर पे, जनरली तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, पर जब रिएक्शन करेगा भी तो भी क्या बन पाएगा, PbO, क्योंकि एयर है, एयर प्योर ऑक्सीजन नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वो फिर से वो लेड को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवा रहे हाई टेम्परेचर पे, तो जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा तो भी क्या बनता है, PbO + NO2 + ½ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बना, सिर्फ PbO बना। नेक्स्ट कहता है कि जो हमारे पास जो रिएक्शन करवानी है, ठीक है, Pb3O4 मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। मिक्स ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, PbO एंड PbO2। तो कहता है कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड, अब हमें पता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, जो PbO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड नाइट्रेट में। PbO कन्वर्ट्स इनटू लेड नाइट्रेट + H2O, और जो PbO2 है वो हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट थी HNO3, जब वो इस मिक्स ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब हमें बेटा क्या मिल जाएगा, PbO2, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ वंडरवाल गैस, ठीक है। वंडरवाल गैस है मतलब कि जितनी भी हमारे पास रियल गैसेस हैं वो सब वंडरवाल गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। वो हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन को ही फॉलो करती है। तो कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z = PV/RT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये हमें डिक्रीज करवाना है, विल डिक्रीज, सर्टेनली डिक्रीजेस इफ, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कब डिक्रीज होगी ये हमें बतानी है। अब जो वंडरवाल इक्वेशन है वो ये होती है हमारे पास, ठीक है, ये होती है हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन। तो कहते हैं कि ये जो वंडरवाल इक्वेशन है, जो भी गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं उनको हम वंडरवाल गैसेस बोल देते हैं। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, हमें इसको डिक्रीज करना है। तो अब जो ये जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब होता है कि वो आइडियल गैस है। अगर जेड की वैल्यू <1 होता है तब इसका मतलब होगा कि वो गैस इजीली लिक्विफिएबल हो जाएगी, मतलब कि लिक्विफाई करना उसको इजी है। अब उसको लिक्विफाई करने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुए होंगे ना। अगर Z की वैल्यू <1 है तो इसका मतलब कि अब उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, या उसको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अब हमें लिक्विफाई कर सकते हैं Z = 1, लिक्विफाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो कैसे होंगे, स्ट्रोंगर होंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होंगे। यहां पर बेटा जो P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, जो A और B कांस्टेंट कॉल्ड वंडरवाल कांस्टेंट। तो ये जो A है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो B है उनके साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गैस है उसके लिए A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, है ना। साइज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और जो A की वैल्यू है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब जो ऑप्शंस हैं, ठीक है,
अब वो ऑप्शंस क्या क्या है बेटा, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास कि जो बी है वो इंक्रीज होगा एंड जो ए है वो डिक्रीज होगा। तो बिल्कुल गलत बात होगी, ए तो डिक्रीज होगा ही नहीं, ए तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी जो बी ऑप्शन है वो कहता है कि जो बी है वो डिक्रीज, साइज कम होना चाहिए एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये बात क्या होगी बेटा, ये बिल्कुल ठीक हो गई। सी ऑप्शन कहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फिर तो वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकती है। और डी कहता है कि बी इंक्रीज होना चाहिए और ए कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या आ गया, ये। तो हमें उसके क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो इस Z की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे। अगर Z की वैल्यू लोअर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो गैस होगी वो इजीली लिक्विफिएबल है, वो लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने क्या करना है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास E2s मतलब एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो एनर्जी है 2s ऑर्बिटल की वो इस ऑर्डर में लगाई हुई है। तो हमने बताना है कि बात सही है कि गलत। ठीक है, तो अब बात करें बोर्स ऑर्बिट की, तो जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू बोर, क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया कि जो एनर्जी है सेकंड s ऑर्बिटल की किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर, एंड n का मतलब क्या होता है, n हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, है ना, इन दो पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है बात ये। अब जो n है फॉर 2s, n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, मतलब n तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो और 13.6 ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो एनर्जी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर के। अब ये जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ड्यू टू नेगेटिव साइन एनर्जी इज डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी होगी सेकंड s ऑर्बिटल की वो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू मिनिमम होगी और नेगेटिव मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद लिथियम के लिए, फिर सोडियम के लिए और फिर पोटेशियम के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड पे आ जाओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किससे दे सकते हैं, 2n² से। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेल में तो n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। फिर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया, तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसी तरीके से n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम किससे दे सकते हैं, 2n²। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल। जो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है या फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो कहता है कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी स्मॉल है। जबकि बात गलत हो गई ना, ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना। जैसे अगर मैं बात करूं डी के लिए, तो ये हाफ फिल हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली है ना, या तो सारे क्लॉकवाइज होंगे या फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्मॉल, तो ये बात क्या होगी, गलत हो गई। तो हाफ फिल और फुल फिल स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। फिर कह रहा है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पिन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बात नहीं होती तो बात बिल्कुल ठीक थी, बट कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पिन, मतलब कि उसके स्पिन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है।
अगर दोनों की स्पिन सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, सेम होगी, जो कि गलत हो जाएगा। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नेवर बी सेम, है ना। तो ये क्या होगा, गलत होगी बात। हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बिल्कुल सही बात है, बट उनकी जो स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो अपोजिट होगी। तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन होगा जिसमें ए और बी करेक्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन है 46.78%। जब हम उस कंपाउंड का 2 ग्राम लेके चलते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास वो कंपाउंड ए है, ठीक है, फिर कहते हैं कि हमें उसकी रिएक्शन करवानी है फ्यूमिंग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3, ठीक है। जो ए कंपाउंड है वो 2 ग्राम है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HNO3 एंड AgNO3 के साथ, एंड इट विल मेक 2.21 ग्राम ऑफ AgX, ठीक है। AgX बन जाएगा 2.21 ग्राम, प्लस साइड प्रोडक्ट होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, उसको हमने नहीं देखना है। तो फिर कहता है कि हमारे पास कि वो जो X बनेगा वो X कौन होगा। सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है, फ्लोरीन का है, क्लोरीन और ब्रोमीन का गिवन है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास होगा। तो अब सबसे पहले तो बेटा अब मैं यहां से इस एक कंपाउंड में मैं मास ऑफ हेलोजन निकाल सकता हूं, मास ऑफ X, क्योंकि हमें पता है कि X कितना है, 46.78% है। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2 ग्राम है टोटल, तो कितना आ गया ये हमारे पास, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो मतलब कि 0.94 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये मास किसका आ गया, X का आ गया। अब जो AgX है वो टोटल कितना है, 2.21 ग्राम, तो उसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मास किसका आ जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव का। तो मास ऑफ Ag पॉजिटिव, तो 2.21 माइनस 0.94, ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं और ये आ गया। तो अब देखो, अब हमारे पास सिल्वर का मास आ गया और उस हेलोजन का मास आ गया। अब सिंपल सी बात ये है कि ध्यान से देख रहे हैं हम कि जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है कि अगर सिल्वर 1 है तो हेलोजन भी क्या होगा, 1 होगा, मतलब कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अगर मोल्स इक्वल नहीं होते तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट में सिल्वर या फिर हेलोजन में कोई ना कोई बचता, बट कुछ भी रिमेनिंग नहीं हुआ। इसका मतलब सिल्वर एंड हेलोजन आर इक्विमोलर, बोथ आर इक्विमोलर है। जब वो दोनों के दोनों इक्विमोलर हैं, ठीक है, बोथ आर इक्विमोलर, तब इसका मतलब क्या होगा कि मोल्स ऑफ बोथ आर इक्वल, मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हैलाइड आर, है ना। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिल्वर का गिवन मास आ गया 1.27 एंड मोलर मास इज इक्वल टू 10। ऐसे मोल्स ऑफ हैलाइड कितना आ जाएगा, तो मास कितना हो गया 0.94, और मोलर मास जो हमें चाहिए वो हम यहां से सोल्व करेंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी नियर अबाउट 80, और 80 का मतलब कौन हो गया, वहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आंसर क्या आ गया, वो ब्रोमीन हो गया। इसका मतलब कि उसके अंदर जो हेलोजन प्रेजेंट है वो ब्रोमीन है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा हमने लॉजिक लगाना है। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H10, ठीक है, टोटल हमारे पास 6 कार्बन है। When treated with HBr, जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, ठीक है, तब क्या बनाता है वो, जैम डाई ब्रोमाइड बनाता है। तो पहले तो इसका मतलब जैम डाई ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा, जैम डाई ब्रोमाइड। तो डाई का मतलब क्या हो गया, दो ब्रोमीन जुड़ेंगे, जैम का मतलब सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, क्लियर है। फिर कहता है कि जब हम X की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब वो कीटोन देता है, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, कौन सी, X रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एंड H पॉजिटिव गिव्स कीटोन,
तो बेटा ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं? एल्काइंस देते हैं। तो यहां से हमें पहला हिंट मिल गया कि एल्काइन कौन कौन से हो सकते हैं, ए और डी। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बी और जो सी ऑप्शन है वो यहां से हट गए। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस फॉर्म कीटोन और एल्डिहाइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि ये जो कीटोन बनेगा वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? बिकीटोन तो क्या हो गई, सी डबल बॉन्ड ओ। अब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देगा जिसके साथ डायरेक्टली CH3 जुड़ा हुआ होगा, जिसके साथ डायरेक्टली CH3 जुड़ा हुआ होगा। जैम डाई ब्रोमाइड दोनों ही बना लेंगे। ठीक है, जैम डाई हैलाइड्स दोनों बना लेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर, अब जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे पास ए ऑप्शन है उसमें थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैम डाई ब्रोमाइड कराऊंगा तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जैम डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। जब मैं 2 बार HBr जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से HBr 2 टाइम्स अटैच करवाऊंगा। ठीक है, मैं यहां पर HBr 2 टाइम्स अटैच कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CBr CBr CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये तो हो गई और सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा। बट जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मर्क्यूरिक आयन एंड फिर उसको मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो कीटोन बनेगा यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो अब आप यहां से देख रहे हो कीटोन तो बन गया बट उसके आइदर साइड CH3 नहीं है, मिथाइल प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कीटोन तो बना लेगा बट ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि ये वाला जो हमारे पास जो डी ऑप्शन है कौन सा हो गया, ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा इन मर्क्यूरिक आयन तब क्या बनाएगा, कीटोन बना लेगा। ठीक है, कीटोन तो बन गया, इसके अंदर जैम डाई हैलाइड भी बना लेगा। अब इस कीटोन के पास कौन है, CH3 ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारा हमारे पास KVPY 2019 था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसको डिफिकल्टी लेवल देना हो तो जनरली एवरेज टाइप है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 11th और 12th लेवल के हैं, वरना बाकी सब 9th 10th लेवल पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है तो क्लियर हो सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बस अपनी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी और बढ़ानी है। ओके, थैंक यू।